द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत की मिट्टियां और मृदा निर्माण। भारत की मिट्टियां और मृदा निर्माण। मृदा पृथ्वी की सतह पर विकसित वह प्राकृतिक गतिशील परत है जिसमें खनिज कण, जैविक पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये केवल अपक्षयित चट्टान नहीं, बल्कि लंबे समय तक चली भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। भारत में मिट्टियों की अत्यधिक विविधता का मुख्य कारण देश की विविध भूगर्भीय संरचना, स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकास और दीर्घकालीन भूआकृतिक विकास है। मृदा निर्माण को पैडोजेनेसिस कहा जाता है। यह मूल पदार्थ के अपक्षय से प्रारंभ होकर विभिन्न मृदा क्षितिजों के विकास तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मृदा निर्माण के 5 मूल नियंत्रक कारक मूल पदार्थ, जलवायु, जीव, स्थलरूप और समय हैं। मानवीय गतिविधियां आधुनिक काल में इन सभी के प्रभाव को बदलने वाला महत्वपूर्ण अतिरिक्त कारक बन गई हैं। मूल पदार्थ मृदा को प्रारंभिक खनिज संरचना प्रदान करता है। बेसल्ट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नदी निक्षेप और अन्य पदार्थों से विकसित मिट्टियों के गुण अलग अलग हो सकते हैं। अवशिष्ट मिट्टी उसी स्थान पर विकसित होती है जहां मूल चट्टान का अपक्षय हुआ हो, जबकि परिवहित मिट्टी का पदार्थ नदी, हवा, हिम या गुरुत्व द्वारा दूसरे स्थान से लाकर जमा किया गया होता है। जलवायु मृदा निर्माण का अत्यंत प्रभावशाली कारक है। तापमान अपक्षय और जैविक क्रियाओं की गति को प्रभावित करता है, जबकि वर्षा निक्षालन, नमी और घुलनशील पदार्थों के स्थानांतरण को नियंत्रित करती है। गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय तथा निक्षालन अधिक तीव्र होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होने के कारण लवण और कैल्शियम जैसे पदार्थ ऊपरी परतों में संचित हो सकते हैं। वनस्पति मृदा को जैविक पदार्थ प्रदान करती है। पत्तियों, जड़ों और अन्य अवशेषों के अपघटन से ह्यूमस बनता है, जो मृदा संरचना, पोषक तत्व उपलब्धता और जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है। सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों के विघटन और पोषक तत्व चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंचुए तथा अन्य मृदा जीव मिट्टी के मिश्रण और वातन में सहायता करते हैं। स्थलाकृति जल निकास, अपर्दन और मृदा की मोटाई को प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मिट्टी सामान्यतः पतली होती है, जबकि घाटियों और समतल क्षेत्रों में निक्षेपण के कारण अपेक्षाकृत गहरी मिट्टी विकसित हो सकती है। समय के साथ मृदा में अलग अलग परतें विकसित होती हैं, जिन्हें मृदा क्षितिज कहा जाता है। सभी मिट्टियों में सभी क्षितिज समान रूप से विकसित हों, यह आवश्यक नहीं है। ऊपरी जैविक पदार्थ से समृद्ध परत को सामान्यतः क्षितिज कहा जाता है। इसके नीचे एक क्षितिज में खनिज पदार्थ और ह्यूमस का मिश्रण पाया जाता है तथा ये पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक क्षितिज में निक्षालन के कारण चिकनी मिट्टी, लौह, एल्यूमिनियम या अन्य पदार्थ नीचे की ओर हट सकते हैं, इसलिए यह अपेक्षाकृत हल्के रंग का हो सकता है। बी क्षितिज में ऊपर से आए पदार्थों का संचय हो सकता है। इसके नीचे सी क्षितिज में आंशिक रूप से अपक्षयित मूल पदार्थ तथा उसके नीचे अपेक्षाकृत अपरिवर्तित आधार शेल मिलती है। ऊपरी क्षितिज से घुलनशील या सूक्ष्म पदार्थों के जल के साथ नीचे जाने की प्रक्रिया एल्यूविएशन कहलाती है, जबकि निचले क्षितिज में उनके संचय को एल्यूविएशन कहा जाता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल द्वारा घुलनशील खनिजों और क्षारों को नीचे ले जाने की प्रक्रिया निक्षालन कहलाती है। यह उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों की मिट्टियों के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। सामान्य भौगोलिक अध्ययन में जलोढ़, काली, लाल और पीली, लेटेराइट, शुष्क, वन एवं पर्वतीय तथा लवणीय और क्षारीय मिट्टियां प्रमुख समूह हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक व्यापक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसका विकास मुख्यतः नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित विशाल उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों तथा नदी घाटियों में भी जलोढ़ निक्षेप मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का अनुपात स्थान के अनुसार बदलता है। नदी के निकट अपेक्षाकृत मोटे कण और दूरस्थ बाढ़ मैदानों तथा डेल्टाई क्षेत्रों में महीन अवसाद अधिक मिल सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी सामान्यतः पोटाश, चूना और फास्फोरिक अम्ल की दृष्टि से पर्याप्त हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी सामान्य विशेषता हो सकती है। वास्तविक उर्वरता क्षेत्रीय परिस्थितियों और कृषि प्रबंधन पर निर्भर करती है।
उत्तरी मैदान की जलोढ़ मिट्टी को आयु और निक्षेपण के आधार पर खादर और बांगर में विभाजित किया जाता है। खादर नवीन जलोढ़ है जो सक्रिय बाढ़ मैदानों में नदियों द्वारा समय समय पर जमा किया जाता है। नए अवसाद मिलने के कारण ये सामान्यतः कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। बांगर पुराना जलोढ़ है जो वर्तमान सक्रिय बाढ़ क्षेत्र से अपेक्षाकृत ऊंचे भूभागों पर पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कंकरीली संरचनाएं, जिन्हें कंकर कहा जाता है, विकसित हो सकती हैं। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन और जूट सहित अनेक फसलें उगाई जाती हैं। इसकी कृषि क्षमता सिंचाई और स्थानीय बनावट के अनुसार बदलती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक व्यापक विकास दक्कन ट्रैप के बेसाल्टिक क्षेत्र से संबंधित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्कन के अन्य भाग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। काली मिट्टी को रेगुर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कपास के लिए इसकी उपयुक्तता के कारण ब्लैक कॉटन सॉइल नाम प्रचलित हुआ। काली मिट्टी सामान्यतः चिकनी और महीन कणों वाली होती है। इसमें मोंटमोरेलोनाइट जैसे विस्तारणशील चिकनी मिट्टी खनिजों की उपस्थिति इसकी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। वर्षा के समय ये फूलकर चिपचिपी हो सकती है और सूखने पर सिकुड़कर चौड़ी तथा गहरी दरारें विकसित करती है। सूखने पर बनने वाली दरारें मिट्टी में वायु प्रवेश और प्राकृतिक मिश्रण में सहायता करती हैं। इसी कारण काली मिट्टी में स्वच्छ जुताई जैसी विशेषता का उल्लेख किया जाता है। काली मिट्टी सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने से अपेक्षाकृत समृद्ध हो सकती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं। कपास काली मिट्टी की प्रतिनिधि फसल है, लेकिन सिंचाई और उपयुक्त प्रबंधन के साथ गन्ना, सोयाबीन, गेहूं, ज्वार, तिलहन और अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी का रंग मुख्यतः लौह यौगिकों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। जलयोजित अवस्था और अन्य स्थानीय परिस्थितियों के कारण इसका रंग पीला भी दिखाई दे सकता है, इसलिए इसे लाल और पीली मिट्टी समूह के रूप में भी वर्णित किया जाता है। लाल और पीली मिट्टी का विकास मुख्यतः प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों पर हुआ है। ये प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भागों में पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा मध्य और पूर्वी भारत के अनेक भाग लाल और पीली मिट्टी के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। लाल मिट्टी की बनावट स्थल के अनुसार रेतीली से चिकनी तक हो सकती है। उच्च भूमि पर यह अपेक्षाकृत हल्की और कम उपजाऊ तथा निम्न क्षेत्रों में अधिक महीन और अपेक्षाकृत उपजाऊ हो सकती है। लाल मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हो सकती है। उर्वरक, जैविक पदार्थ और सिंचाई के उचित उपयोग से इनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मोटे अनाज, दलहन, मूंगफली, कपास और विभिन्न स्थानीय फसलें लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र रासायनिक अपक्षय तथा निक्षालन से संबंधित है। तीव्र निक्षालन से सिलिका और घुलनशील क्षारों का बड़ा भाग हट जाता है, जबकि लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में शेष रह सकते हैं। लेटेराइट मिट्टी का रंग प्रायः लाल या लाल भूरा होता है। प्राकृतिक अवस्था में इसकी उर्वरता सामान्यतः कम होती है, क्योंकि पोषक तत्वों का तीव्र निक्षालन होता रहता है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और अधिक वर्षा वाले अन्य उच्च भूभागों में विकसित होती है। उचित उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन के साथ लेटेराइट क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबर, काजू तथा अन्य बागानी फसलों की खेती संभव है। लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी को केवल उनके रंग के आधार पर समान नहीं समझना चाहिए। लाल मिट्टी में लाल रंग मुख्यतः लौह ऑक्सीकरण से संबंधित है, जबकि लेटेराइट मिट्टी का विकास तीव्र निक्षालन और लेटेराइजेशन की विशिष्ट प्रक्रिया से जुड़ा है। शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान तथा निकटवर्ती शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा, अधिक वाष्पीकरण और विरल वनस्पति के कारण शुष्क मिट्टी में जैविक पदार्थ तथा नमी सामान्यतः कम होती है। इसकी बनावट प्रायः रेतीली होती है और कुछ क्षेत्रों में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो सकती है। शुष्क परिस्थितियों में नीचे की ओर जल संचलन सीमित होने और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण कैल्शियम यौगिकों का संचय हो सकता है। कुछ स्थानों पर कंकर की परत जल के नीचे जाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। सिंचाई उपलब्ध होने पर शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्रों की कृषि क्षमता काफी बढ़ सकती है, लेकिन अनुचित सिंचाई से लवणता और जलभराव की समस्या विकसित हो सकती है।
वन और पर्वतीय मिट्टियां हिमालय तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई, ढाल, जलवायु, वनस्पति और मूल पदार्थ के अनुसार अत्यधिक विविध होती हैं। पर्वतीय ढालों पर तीव्र अपर्दन के कारण मिट्टी पतली और अपरिपक्व हो सकती है, जबकि घाटियों तथा अपेक्षाकृत समतल क्षेत्रों में गहरी और अधिक उपजाऊ मिट्टी विकसित हो सकती है। वन क्षेत्रों में जैविक अवशेषों के संचय से ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन पोषक तत्वों को नीचे ले जा सकता है। हिमालयी क्षेत्रों की मिट्टियां ऊंचाई के साथ बदलती वनस्पति और जलवायु के कारण एक समान नहीं हैं। यही कारण है कि पर्वतीय मिट्टी को एकल निश्चित भौतिक संरचना वाली मिट्टी नहीं माना जाना चाहिए। चाय, फल, मसाले और विभिन्न समशीतोष्ण फसलें उपयुक्त ऊंचाई, जलवायु और मिट्टी वाले पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। लवणीय मिट्टी में घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा पौधों के लिए जल और पोषक तत्वों के अवशोषण को कठिन बना सकती है। शुष्क जलवायु, अधिक वाष्पीकरण, खराब प्राकृतिक जल निकास, समुद्री प्रभाव और अनुचित सिंचाई लवणीय मिट्टी के विकास में योगदान कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और तटीय क्षेत्रों के साथ सिंचित शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणता की समस्या पाई जा सकती है। सोडिक या क्षारीय मिट्टी में विनिमय या सोडियम की अधिकता मृदा संरचना को खराब कर सकती है। ऐसी मिट्टी में जल का प्रवेश और वायु संचरण प्रभावित हो सकता है। उत्तर भारत के कुछ भागों में क्षारीय या सोडिक मिट्टी को स्थानीय रूप से ऊसर, रेह या कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। लवणीय और सोडिक मिट्टी समान नहीं है। लवणीय मिट्टी की मुख्य समस्या घुलनशील लवणों की अधिकता है, जबकि सोडिक मिट्टी में विनिमय या सोडियम मृदा संरचना के लिए विशेष समस्या बनता है। लवणीय मिट्टी के सुधार में पर्याप्त जल निकास और उपयुक्त गुणवत्ता के जल से लवणों का निक्षालन उपयोगी हो सकता है। सोडिक मिट्टी के सुधार में जिप्सम का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम सोडियम को विनिमय स्थलों से हटाने में सहायता करता है। इसके बाद उचित निकास और जल प्रबंधन आवश्यक होता है। कीटयुक्त और दलदली मिट्टियां अत्यधिक नमी और जलभराव वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जहां जैविक पदार्थ का अपघटन धीमा होने के कारण उसका संचय हो सकता है। ऐसी मिट्टियों में जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक और रंग प्रायः गहरा होता है। केरल, सुंदरबन और कुछ अन्य आर्द्र तथा दलदली क्षेत्रों में इनके उदाहरण मिलते हैं। भारत की मिट्टियों को केवल उनके रंग से पहचानना पर्याप्त नहीं है। उत्पत्ति, मूल पदार्थ, बनावट, खनिज संरचना, जलवायु, जल निकास और मृदा निर्माण प्रक्रिया को साथ समझना आवश्यक है। मृदा की बनावट उसमें उपस्थित रेत, गाद और चिकनी मिट्टी के सापेक्ष अनुपात को दर्शाती है। ये जल धारण क्षमता, जल निकास, वातन और कृषि उपयोग को प्रभावित करती है। रेतीली मिट्टी में बड़े कण और अधिक रिक्त स्थान होने के कारण जल तेजी से नीचे जा सकता है, जबकि चिकनी मिट्टी अधिक जल रोक सकती है, लेकिन खराब जल निकास की स्थिति में जलभराव का जोखिम बढ़ सकता है। दोमट मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है। उचित संरचना और जैविक पदार्थ के साथ यह अनेक फसलों के लिए अनुकूल मानी जाती है। मृदा संरचना का अर्थ मृदा कणों का समूह या एग्रीगेट्स में व्यवस्थित होना है। अच्छी संरचना जड़ों के विकास, जल प्रवेश और वातन को बेहतर बनाती है। मृदा का रंग उसकी खनिज संरचना, जैविक पदार्थ और जल निकास के बारे में संकेत दे सकता है। गहरा रंग अधिक जैविक पदार्थ से, लाल रंग ऑक्सीकृत लौह से और धूसर रंग लंबे समय तक जलभराव से संबंधित हो सकता है। मृदा का पीएच उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्मजीवी गतिविधियों को प्रभावित करता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारों के निक्षालन से मिट्टी अम्लीय हो सकती है, जबकि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवण तथा क्षारीय पदार्थों के संचय से क्षारीय परिस्थितियां विकसित हो सकती हैं। मृदा में ह्यूमस पोषक तत्वों के भंडारण, जल धारण क्षमता और मृदा संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक पदार्थ का विघटन तेजी से होने के कारण ह्यूमस का दीर्घकालीन संचय सीमित हो सकता है। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता समान अवधारणाएं नहीं हैं। उर्वरता पोषक तत्व उपलब्ध कराने की मृदा की क्षमता है, जबकि उत्पादकता में जल, जलवायु, फसल प्रबंधन, सिंचाई और तकनीक जैसे अन्य कारक भी शामिल होते हैं। एक स्वाभाविक रूप से कम उर्वर मिट्टी भी उचित उर्वरक, सिंचाई और प्रबंधन से उच्च उत्पादकता दे सकती है, जबकि उर्वर मिट्टी खराब प्रबंधन के कारण कम उत्पादन दे सकती है। भारत की मिट्टियों का कृषि उपयोग मानसून से गहराई से जुड़ा है, लेकिन प्रत्येक मिट्टी वर्षा पर अलग प्रतिक्रिया देती है।
काली मिट्टी अधिक नमी संचित कर सकती है, जबकि रेतीली शुष्क मिट्टी में जल तेजी से निकल सकता है। मृदा निर्माण बहुत धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मृदा क्षरण अपेक्षाकृत तेजी से हो सकता है। इसलिए मृदा को नवीकरणीय संसाधन मानते हुए भी मानव समयमान पर इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जल अपर्दन में वर्षा की बूंदों और बहते जल द्वारा ऊपरी उपजाऊ मिट्टी हटती है। शीट अपर्दन, रिल अपर्दन और गली अपर्दन इसके प्रमुख रूप हैं। शीट अपर्दन में मिट्टी की पतली परत विस्तृत क्षेत्र से लगभग समान रूप से हटती है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इसे पहचानना कठिन हो सकता है। रिल अपर्दन में बहता जल खेत की सतह पर छोटी नालियां बनाता है। अपर्दन बढ़ने पर ये नालियां गहरी होकर गली में बदल सकती हैं। गली अपर्दन का प्रसिद्ध उदाहरण चंबल क्षेत्र के बीहड़ है, जहां लंबे समय से जल अपर्दन ने अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति विकसित की है। पवन अपर्दन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। वनस्पति आवरण कम होने पर तेज हवा मिट्टी के महीन और उपजाऊ कणों को उड़ा सकती है। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, ढालों पर अनुचित खेती, खनन और असंतुलित कृषि प्रबंधन मृदा क्षरण को तेज कर सकते हैं। अत्यधिक सिंचाई और अपर्याप्त जल निकास से जलभराव तथा द्वितीयक लवणता विकसित हो सकती है। इससे उत्पादक कृषि भूमि धीरे धीरे अनुपयोगी हो सकती है। असंतुलित रासायनिक उर्वरक उपयोग मृदा पोषक तत्व संतुलन और दीर्घकालीन मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पोषक तत्व प्रबंधन को मृदा परीक्षण के आधार पर करना अधिक प्रभावी होता है। जैविक पदार्थ की कमी से मृदा संरचना, जल धारण क्षमता और सूक्ष्मजीवी गतिविधियां कमजोर हो सकती हैं। फसल अवशेष, कंपोस्ट और हरी खाद जैविक कार्बन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। समोच्च जुताई में ढाल की दिशा के बजाय समान ऊंचाई वाली समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई की जाती है। इससे सतही अपवाह की गति और मृदा अपर्दन कम किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती पर्वतीय ढालों को छोटे समतल स्तरों में बदलती है, जिससे पानी के बहाव की गति घटती है और मिट्टी का संरक्षण होता है। पट्टीदार खेती में अलग अलग फसलों या वनस्पति की पट्टियां विकसित करके हवा और जल द्वारा मृदा अपर्दन कम किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट और वृक्ष पंक्तियां हवा की गति कम करके पवन अपर्दन को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। कवर क्रॉप और मल्च मिट्टी की सतह को सीधे वर्षा और हवा से बचाते हैं, नमी संरक्षण में सहायता करते हैं और जैविक पदार्थ बढ़ा सकते हैं। वाटरशेड आधारित मृदा संरक्षण में खेत को अलग इकाई मानने के बजाय पूरे जलग्रहण क्षेत्र में भूमि, जल और वनस्पति का समन्वित प्रबंधन किया जाता है। मृदा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य और जलवायु दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जैविक पदार्थ में कार्बन का संचय मिट्टी की संरचना, पोषक तत्व चक्रण और जलधारण क्षमता को सुधार सकता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण खाद्य सुरक्षा से सीधे जुड़ा है, क्योंकि कृषि उत्पादन का दीर्घकालीन आधार केवल सिंचाई और उर्वरक नहीं, बल्कि मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता भी है। परीक्षा की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी को नदी निक्षेप और खादर बानगर से, काली मिट्टी को दक्कन ट्रैप, उच्च जल धारण क्षमता और सिकुड़ने फूलने से, लाल मिट्टी को लौह ऑक्सीकरण से, लेटेराइट को तीव्र निक्षालन से, शुष्क मिट्टी को कम वर्षा और लवण संचय से तथा पर्वतीय मिट्टी को ऊंचाई और स्थलाकृति के साथ बदलती विशेषताओं से जोड़कर समझना उपयोगी है। भारत की मृदाओं का वितरण मूलतः भूविज्ञान, जलवायु और भूआकृतिक प्रक्रियाओं की संयुक्त कहानी है। उत्तरी मैदानों में नदियों ने विशाल जलोढ़ क्षेत्र बनाए, दक्कन के बेसल्ट ने काली मिट्टी के विकास को आधार दिया, प्रायद्वीपीय प्राचीन चट्टानों पर लाल मिट्टियां विकसित हुईं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन ने लेटेराइट मिट्टी बनाई और शुष्क पश्चिम में कम वर्षा तथा अधिक वाष्पीकरण ने मरुस्थलीय तथा लवणीय मिट्टियों को जन्म दिया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।